जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो PYQ एक्सप्रेस में अब हम लोग कुछ दिनों तक साइंस के क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए, इससे आप लोगों को काफ़ी कुछ आइडिया भी लगेगा कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, और हम इन्हें डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। कम क्वेश्चंस को डील करेंगे, लेकिन उसके सॉल्यूशंस को इस तरह से देखेंगे कि अब इस तरह से आने वाला कोई अगला क्वेश्चन होगा तो वो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहला सवाल देखते हैं। देखिए, ये सवाल है रोग यानी कि डिजीज़ और उसके कारक, क्या कारण है, कैसे वो रोग होता है। तो चार ऑप्शन है आपके सामने। पेप्टिक अल्सर्स, एक तरफ दिया है वायरस, इसका सही मिलान करना है, तो जैसे ए का 2, ए का 1, इस तरीके से। तो देखिए, डेंगू डेंगू है दूसरे नंबर पे। तो डेंगू का क्या हो जाएगा, डेंगू वायरस है। तो इसमें बी का क्या हो जाएगा, 1 ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद मलेरिया डी है, मलेरिया का क्या हो जाएगा, प्रोटोजोआ। इसी बस दो ऑप्शन से भी आप इस क्वेश्चन को ठीक कर सकते हैं। पेप्टिक अल्सर्स, पेप्टिक अल्सर क्या हो जाएगा आपका, बैक्टीरिया की वजह से होता है, और मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से हो गया। और एलिफेंट फुट जो है, हाथी पाँव, ये आपका वॉर्म यानी कि कीड़ा या कृमि की वजह से होता है। अब इसमें हम थोड़ा डिटेल देखते हैं और यहाँ से चीज़ें आपको बहुत अच्छी से स्पष्ट हो जाएंगी। देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अक्सर आप देखेंगे एक होता है रोग और एक होता है उसका वाहक, जिसे हम वेक्टर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारी स्किन है, स्किन के ऊपर की लेयर है, और ये हमारा अंदर खून ऐसे बह रहा है। अब इस पे आके मच्छर बैठ गया, तो ये मॉस्किटो एक तरह का आपका वाहक है। किस चीज़ का वाहक है, वायरस का वाहक है। अगर जैसे ये काटा, और मच्छर के काटने के बाद जो ब्लड इसके अंदर हमारा गया काटने के बाद, उसमें मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को पहले से डेंगू हो रखा हो, या फिर कोई और वायरल तरह की कोई रोग हो चुकी हो, विषाणुग्रस्त उसको कोई रोग है, तो इस मॉस्किटो, इस मच्छर के अंदर भी हमारे खून से होते हुए उसके अंदर वो वायरस या जो जीवाणु है वो चला जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, जब वायरस इसके शरीर में चला जाएगा, तो उसके बाद ये किसी और को जाके जब काटेगा, तो इसके शरीर में जो वायरस था वो दूसरे के शरीर में चला जाएगा, क्योंकि फिर से वो उसके रक्त को निकालेगा, काटेगा, और उसके बाद इसके मच्छर के शरीर से होते हुए दूसरे के शरीर में फिर से खून के माध्यम से पूरे शरीर में वो वायरस चला जाएगा, जो ये मच्छर अपने साथ लेकर चल रहा होगा। इसलिए मच्छर को हम वाहक यानी वेक्टर बोलते हैं, और जो रोग ये लेके चलता है वो रोग का नाम हम पढ़ते हैं। तो यहीं पर देखिए, जो सवाल है वो सवाल आपसे बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। बस आपको ये देखना है कि कौन सा विषाणु या कौन सा वायरस ये मच्छर अपने साथ लेकर चलता है। सबसे पहले मच्छर देखिए, मच्छर का नाम है एडिस एजिप्टी। एडिस एजिप्टी एक मच्छर की प्रजाति है। इससे क्या क्या होता है, चिकनगुनिया, डेंगू, येलो फीवर यानी पीला बुखार, जीका वायरस, ये चारों के चारों वायरस हैं, ये एडिस एजिप्टी अपने साथ लेकर चलता है। तो ये सवाल आ चुका है कई बार, बहुत बार इस तरह का क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसको ध्यान रखना है आपको। अच्छा, पीडीएफ जो है वो आप लोगों को जैव स्टडी मेन टेलीग्राम चैनल या जैव स्टडी वनडे एग्जाम दोनों ही जगह अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। PYQ एक्सप्रेस के जितने भी PDF हैं सब आप लोगों को फ्री में वहाँ मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, एक और आपका होता है, एक पैरासाइट है, परजीवी जिसे हम बोलते हैं, उसका नाम है लिम्फेटिक फाइलेरिसिस। तो फाइलेरिया जिससे होता है वो भी मच्छर जो है उसका वाहक होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मच्छर जो है वो फाइलेरिया का भी वाहक होता है, वेक्टर होता है। तो इस केस में कौन सा है, एडिस एजिप्टी। इसके बाद एक और मॉस्किटो होता है, मच्छर होता है, जिसको हम कहते हैं एडिस एल्बोपिक्टस। इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, और एडिस एल्बोपिक्टस, या फिर हम उसको कहते हैं एशियन टाइगर मॉस्किटो, एशियन टाइगर मच्छर या एडिस एल्बोपिक्टस। इससे चिकनगुनिया और डेंगू होता है। तो डेंगू एडिस एजिप्टी और एडिस एल्बोपिक्टस दोनों की वजह से होता है। लेकिन जो अलग होता है एक रोग, वो होता है चिकनगुनिया। इस पर सवाल आता है कि चिकनगुनिया जो है उसका वाहक कौन सा होता है, या कौन से मच्छर के काटने से आपको चिकनगुनिया का वायरस शरीर में आ जाता है और आपको चिकनगुनिया हो जाता है, चिकनगुनिया वायरस है। तो ये एडिस एल्बोपिक्टस या फिर एशियन टाइगर मच्छर के काटने से होता है। अब देखिए, एनोफिलिस मॉस्किटो का नाम आपने सुना होगा, एनोफिलिस मच्छर। ये कौन कौन सा रोग अपने साथ लेके मच्छर चलती है साथ में, तो ये लिम्फेटिक फाइलेरिसिस, जो फाइलेरिया है वो भी इसके काटने से होता है। और मलेरिया, देखिए ये जो लिम्फेटिक फाइलेरिसिस है ये पैरासाइट है, परजीवी है, ये वायरस और बैक्टीरिया नहीं है, जीवाणु विषाणु नहीं है। उसके बाद मलेरिया, मलेरिया जो है वो आपका इसी के काटने से होता है। तो मलेरिया पैरासाइट है, पहली बात, पैरासाइट के कारण होता है, पैरासाइट प्रोटोजोआ का एक रूप है।
तो वो प्रोटोजोआ जो है वो पैरासाइट है और उसका नाम है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। उसी की वजह से आपको मलेरिया का खतरा बना रहता है या फिर किसी को भी मलेरिया होता है, तो इस बात को ध्यान रखना है आपको। और कौन सा मच्छर इसको लेके घूमता है? एनोफिलिस। और लास्ट में जो सवाल पूछा जाता है वो जापानीज इंसेफेलाइटिस के लिए पूछा जाता है कि जापानीज इंसेफेलाइटिस जो फैलता है, जैसे अक्सर आप हर साल सुनते हैं गोरखपुर में जापानीज इंसेफेलाइटिस का बहुत अच्छा एक हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर बहुत सारे केसेस हर साल आते हैं। तो जापानीज इंसेफेलाइटिस जो है वो किस मच्छर के काटने की वजह से होता है? तो क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। अब यहाँ पे इसको आप 5 बार 6 बार रिवाइज करिएगा पीडीएफ डाउनलोड करके, या वीडियो को 1-2 बार सुन लीजिएगा, और जितने भी क्वेश्चन अब इससे जुड़े हुए आपके आएंगे कोई गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि इसी के आसपास वो सवाल पूछते आ रहे हैं। कम से कम 15-20 सवाल केवल इस पेज से अकेले पूछा गया है आज तक, कम से कम, उससे ज़्यादा ही होगा। यूपी के जितने एग्जाम से उसमें 15-20 सवाल केवल इतने से आए हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगले पे आते हैं। अब कुछ और देख लेते हैं। जब यहाँ वायरस की बात हो गई है तो बैक्टीरिया हम बाद में देखेंगे, जब उसके सवाल आएगा तो एक साथ ज़्यादा ना हो जाए, बर्डन हो जाएगा आपके ऊपर, इसलिए अभी छोड़ रहे हैं। एक होता है आपका सैंड फ्लाइज। सैंड फ्लाई क्या है? जो रेतीले वाले या सूखे उस तरह के जो जगह होते हैं वहाँ पर एक छोटी सी मक्खी होती है, वो उड़ती है, उसी को हम सैंड फ्लाइज बोलते हैं। इसके काटने से लेशमिनियासिस होता है, इस पर भी सवाल आ चुका है। और लेशमिनियासिस क्या है? पैरासाइट है, यानी कि परजीवी है। एक सेसे फ्लाइज होते हैं, सेसे फ्लाइज है, सेसे मक्खी, उसके काटने की वजह से आपको स्लीपिंग सिकनेस होता है, जिसको हम अफ्रीकन ट्रिप्नोसोमियासिस कहते हैं, ठीक है, ट्रिप्नोसोमियासिस। तो ये इस तरह भी सवाल आया, एक बार स्लीपिंग सिकनेस के नाम से पूछा गया था कि सेसे फ्लाई के काटने से क्या होता है, तो स्लीपिंग सिकनेस यानी नींद की बीमारी वाली प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। और दूसरा अफ्रीकन ट्रेप्नोसोमियासिस के नाम से भी एक बार सवाल पूछा जा चुका है। ये जब मेंस होता था यूपी पीसीएस का ऑब्जेक्टिव में, तो उससे ये काफ़ी सारे सवाल पूछे गए हैं। आरओ में भी पहले आता था, तो ये आप ध्यान दीजिएगा, इस पेज को भी अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, यहाँ से भी सवाल आपका काफ़ी कुछ ठीक हो जाएगा। अब देखिए उसमें हमारे एक ऑप्शन में पेप्टिक अल्सर भी था, तो हम ये भी समझ लेते हैं कि पेप्टिक अल्सर्स है क्या। सबसे पहले आपको थोड़ा सा डायग्राम दिखा देते हैं। देखिए ये हमारे अंदर पेट का डायग्राम है, और यहाँ से आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होती है, जिसको हम डिओडेनम कहते हैं इंग्लिश में। ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से शुरू होती है, तो आंत, जो छोटी आंत है, उसका पहला हिस्सा होता है डिओडेनम। डिओडेनम, उसके बाद होता है जेजनम, तब होता है इलियम। डीजे होता है ना, तो उस तरह से आप डीजीआई समझ लीजिए, डिओडेनम, जेजनम, इलियम। तो डिओडेनम जो होता है, यहाँ पर देखिए ये आपका जो स्किन दिख रहा है, ये इसको आप म्यूकस की लेयर समझ लीजिए। एक लेयर है, एक परत है म्यूकस की। म्यूकस जो हिंदी में हम इसे बोलते हैं म्यूकस के बारे में, ठीक है, म्यूकस जो हम पढ़ते हैं इसको बलगम जो हम बोलते हैं, तो ये एक लेयर होती है बलगम की, ठीक है, म्यूकस की। और आप देख रहे हैं इसमें घाव जैसा आपको दिख रहा है, क्योंकि वो म्यूकस की लेयर हट जाती है। उसके हटने की वजह से क्या होता है कि हमारे पेट में खाना को डाइजेस्ट करने के लिए जो अम्ल, जो एसिड प्रोड्यूस होता है, वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है। और इसका पीएच वैल्यू निर्भर करता है, लेकिन फिर भी सामान्य आपको 2 से 2.5 के आसपास में देखने को मिल जाता है। अब 2 से 2.5 पीएच की वैल्यू का अगर कोई एसिड या अम्ल आपके हाथ के ऊपर गिरा दिया जाए तो वो पूरी तरह से जला देगा। यहाँ तक कि हड्डी भी दिख सकता है, हड्डी भी थोड़ा बहुत उससे जल सकता है। तो यानी इतना जब भयंकर कोई एसिड और अम्ल अपने पेट में उत्पादन हो रहा है, तो उसकी एक लेयर है हमारे पेट के अंदर, जो हमारे पेट के अंदर के हिस्से को बचा के रखती है घाव होने से। उसी को हम म्यूकस या बलगम बोलते हैं। तो वो जहाँ जहाँ वो लेयर छट जाएगी, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ओजोन लेयर हमें आसमान में स्ट्रेटोस्फीयर में बचाती है, किससे? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। उसी तरीके का कुछ काम जो है पेट के अंदर ये बलगम या म्यूकस का होता है। अब वो जहाँ जहाँ घाव हो जाता है, घाव कब हो जाएगा? जहाँ जहाँ म्यूकस की परत कम हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, पतली हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी, वहाँ वहाँ सीधा HCl का कांटेक्ट हो जाएगा, संपर्क हो जाएगा अपने अंदर के हिस्से में स्किन के, और वो जल जाएगा। वही आपका घाव का रूप हो जाता है, जिसे हम अल्सर कहते हैं। और पेप्टिक अल्सर का हम नाम दे देते हैं। ये ईसोफेगस है, जहाँ से फूड पाइप है, खाने वाली नली जो हमें पेट तक पहुँचाती है हमारे खाने पीने को, तो ये ईसोफेगस है। तो होता क्या है, ये पेप्टिक अल्सर्स के बारे में भी सवाल पूछा गया, इसको ध्यान रखिएगा कि पेप्टिक अल्सर आमतौर पर एक बैक्टीरिया होता है, उसी के इन्फेक्शन से हो जाता है। इस बैक्टीरिया या इस विषाणु का जो नाम है वो है आपका हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। क्या नाम है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जिससे आप अक्सर क्वेश्चन में H पाइलोरी के नाम से भी जानते हैं।
अब देखिए, ये या तो इस बैक्टीरिया की वजह से होता है, या फिर आप बहुत लंबे समय तक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा अगर लेते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब, इन्फ्लेमेशन का मतलब सूजन होता है, तो सूजन को कम करने के लिए बहुत लंबे समय तक हम नॉन स्टेरॉयडल जो दवा लेते हैं, उससे भी हमारे ये अल्सर होने का खतरा बना रहता है। एच पाइलोरी इन्फेक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो हमने बैक्टीरिया का नाम ऊपर देखा, ये जो बैक्टीरिया है, ये हमारी जो म्यूकस की लेयर है, यानी कि हमारे पेट में, स्टमक में और डिओडेनम, जो कि छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ से शुरू होता है पेट से, उसे हम डिओडेनम बोलते हैं, उसी का हिस्सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है डिओडेनम। तो डिओडेनम और हमारे स्टमक यानी हमारे पेट और ग्रहणी की परत जो है, उसकी लेयर, परत, जिसे हम बलगम या म्यूकस कहते हैं, उसको नुकसान पहुंचा देता है। उसके नुकसान पहुंचने की वजह से ये जो बैक्टीरिया उसको, म्यूकस को या बलगम को नुकसान पहुंचा देता है, हमारे पेट या छोटी आंत की परत को। उसी की वजह से हमारे पेट में उत्पन्न होने वाला स्टमक एसिड यानी जो अम्ल है, वो वहाँ सीधे लेयर को कांटेक्ट में टच कर देता है, स्किन को टच कर देता है, जिससे घाव हो जाता है और पेप्टिक अल्सर हम उसे बोलते हैं। बस इतना समझ लीजिए। अब यहाँ से जो भी सवाल आएगा आप लोग इसको ठीक कर लेंगे। अब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के बारे में, यानी कि जो दवाओं के बारे में भी हम देख रहे थे, ये एक तरह की ऐसी दवाएं हैं जो शरीर में उत्पन्न होने वाली दर्द, सूजन, लालिमा, बुखार, इसको कम करता है। और इस तरह का आप दवाई पहले कई बार खा चुके हैं। जैसे एस्पिरिन है, एस्पिरिन कई सारी कॉम्बिनेशन की दवा आप ले चुके हैं। आइबुप्रोफेन है, आइब्रुफेन बोलते हैं इसको बहुत सारे लोग, आइब्रुफेन। और एक डाइक्लोफेनाक है। अब डाइक्लोफेनाक के बारे में चर्चा हो गई है, तो इसके बारे में आप लोग को और बता देते हैं। यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिएगा क्या लिखा हुआ है। 1990 के दशक में डाइक्लोफेनाक दिया जाता था जानवरों को, मवेशियों को, जैसे कि गाय थी, भैंस थे, तो बहुत सारे जो मवेशी जानवर थे जिनको हम लोग रखते थे अपने साथ में, तो 1990 के दशक में उन लोगों को कभी दर्द हो, सूजन हो, बुखार हो, तो उसके लिए हम लोग डाइक्लोफेनाक दे देते थे, इंजेक्शन दे देते थे। जब ये जानवर मर गए और हमने इन्हें जब छोड़ दिया, तो गिद्ध जो है वो मरे हुए पे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे खाते हैं और उसको सिंपल रूप में बना देते हैं ताकि वो फिर से पर्यावरण में घुल मिल जाए। इसीलिए हम उन्हें स्कैवेंजर भी कहते हैं। स्कैवेंजर हम उन प्राणियों को कहते हैं जो मरे हुए जीव जंतुओं को खाते हैं, ठीक है। तो स्कैवेंजर होते हैं वल्चर्स यानी गिद्ध। अब गिद्ध खा लिए, अब इनके जो मवेशियों के शरीर में हम लोग दवा देते थे डाइक्लोफेनाक का, इंजेक्शन के रूप में या जैसे भी इंजेक्शन के रूप में देते थे, तो ये डाइक्लोफेनाक उनके शरीर से होकर अब कहाँ पहुँच गया, वो वोल्चर और गिद्ध के शरीर में। अब वो जो गिद्ध होते थे, उनके शरीर में अगर आप थोड़ा सा भी मात्रा डाइक्लोफेनाक का देंगे, तो उनसे उनकी किडनी फेलियर हो जाता है, किडनी नुकसान हो जाती है, किडनी फेल हो जाता है। उनकी किडनी फेल होने की वजह से गिद्ध जो है 99% तक अपने देश में वो ख़त्म हो चुके हैं। तो यही पूरी कहानी है। डाइक्लोफेनाक पे भी सवाल आता है कि कौन सी दवा है, कौन सी नॉन स्टेरॉयडल इन्फ्लेमेटरी, एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा है, सूजन कम करने वाली कौन सी नॉन स्टेरॉयडल दवा है जो हम मवेशियों को देते थे और जिसके संपर्क में आने से, जिनको जो मरने के बाद उनके खाने की वजह से गिद्ध लोगों की किडनी फेल हो जाती थी और उनकी मौत हो गई। वो एक तरह से विलुप्त के कगार पे पहुंच चुके हैं। दे आर ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग एक्सटिंक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डाइक्लोफेनाक। डिक्लोफेनाक भी बोलते हैं, डाइक्लोफेनाक भी बोलते हैं, उससे कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये इतना हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होने वाला है। एक सवाल ये देखिए, इनमें से कौन सा इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ये क्वेश्चन आया था पिछले साल, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है। तो इसका राइट आंसर था डी, नेपेंथिस। और ये आप देख सकते हैं इस तरह का कुछ आपको देखने को मिलेगा, जो भी इंसेक्टिवोरस प्लांट या फिर कीटभक्षी पौधा है। अब सवाल ये उठता है कि पौधे क्यों खा रहे हैं कीड़े मकोड़े, और इनकी क्या ज़रूरत है, पौधों को क्या ज़रूरत है। तो देखिए सिंपल सी बात है, पौधों को जो नाइट्रोजन की आवश्यकता है वो सीधे हवा से नहीं ले सकते, वायुमंडल एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकते। अगर वो ले सकते थे तो उससे बढ़िया बात और क्या हो सकता था, क्योंकि 78% तो वायुमंडल में नाइट्रोजन मौजूद है। तो पौधे क्या करते हैं कि जो ज़मीन है वहाँ पे वो जड़ों से वो नाइट्रोजन लेते हैं और नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। इसीलिए जो नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले, मतलब वायुमंडल से, और उसको नाइट्रोजन को उस रूप में बनाने वाले जो बैक्टीरिया हैं, जिससे कि उस रूप में बना देते हैं जो रूप में पौधा उनसे ले सकता है, उनको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया बोलते हैं।
इसीलिए कहा जाता है कि दलहन की बहुत सारी ऐसी फसल है, दाल उल वगैरह की, जो हमें उगाना चाहिए, जिससे कि वो बैक्टीरिया जड़ों में मौजूद हो जाते हैं पौधों के, और वो नाइट्रेट की मात्रा बढ़ा देते हैं मिट्टी में। इसीलिए पौधों को फिर हमें ज़रूरत से ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि खाद में भी एनपीके रेशियो होता है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम। अक्सर आप लोग खाद की बोरी में देखे होंगे। तो यहाँ पर बात ये है कि ऐसी जगह पे कुछ पौधे होते हैं जहाँ पे मिट्टी में उनको उस तरह के बैक्टीरिया नहीं मिलते हैं, या फिर नाइट्रोजन की भारी कमी है मिट्टी में, तो क्या करेंगे वो? तो उसी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को अपने यहाँ फंसा के खा लेते हैं। इससे उनके पास नाइट्रोजन की जो कमी थी उसको दूर हो जाती है, और जो कीड़े मकोड़ों में नाइट्रोजन की मात्रा थी वो पौधे उसे अपने अंदर ले लेते हैं। इसीलिए ये कीटभक्षी पौधे या इंसेक्टिवोरस प्लांट आपको देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम पीचर प्लांट बोलते हैं। अब देखिए, नेपेंथिस खासियाना इसका जो पूरा नाम है, नेपेंथिस खासियाना, ये भारत में पाए जाने वाला एकमात्र प्रकार का पीचर प्लांट है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको यूपी पीसीएस ने पिछली बार 2023 में पूछा था। तो नेपेंथिस खासियाना इज द ओनली टाइप ऑफ पीचर प्लांट फाउंड इन इंडिया, और ये मोस्टली उसमें भी पूछा जाए कि भारत में मिलता है अगर इस तरह का इकलौता पीचर प्लांट जो कि कीड़े मकोड़ों को खा जा रहा है, इस तरह का पौधा हमारे भारत में अगर मिलता है तो वो भी अधिकतर कौन से राज्य में मिलता है? कल को ये भी सवाल एक कदम आगे बढ़ के पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा वो है मेघालय। मेघालय में अधिकतर, ये नहीं कहा जा रहा है कि सिर्फ मेघालय में मिलता है, ध्यान रखिएगा, ये नहीं कहा जा रहा है कि सिर्फ मेघालय में मिल रहा है, ये बोला जा रहा है कि अधिकतर जो है मोस्टली वो मेघालय में मिलता है। और ये जो हम लोगों ने अपना बात कर लिया कि उन्हें नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए ये कीड़े मकोड़ों को खा लेते हैं, क्योंकि मिट्टी में इनको न्यूट्रिएंट या जो पोषक तत्व है नाइट्रोजन वो नहीं मिलता है, इसीलिए कीड़े मकोड़ों को खा लेते हैं। ये आप लोग बाकी पढ़ लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, ये सवाल है कि किस तरह का वैक्सीन हमें डिप्थेरिया के खिलाफ प्रोटेक्ट करता है, यानी किस प्रकार का टीका डिप्थेरिया से हमें बचाता है। ये सवाल था। mRNA, वायरल वेक्टर, टॉक्सॉइड या लाइव एटेन्यूएटेड। देखिए, ये डीपीटी का वैक्सीन लगभग सभी लोग लगवा चुके हैं। हम अक्सर बहुत सारे वैक्सीन लगवा लेते हैं, टीका लगवा लेते हैं, लेकिन हम उसे समझते नहीं है कि वो किस तरह की उसमें मैकेनिज्म या थ्योरी या प्रोसेस, उसमें प्रक्रिया जुड़ी हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टॉक्सॉइड। अब टॉक्सॉइड वैक्सीन क्या होती है, इसको एक बार आप जान लेंगे तो फिर आपका कभी गलत नहीं होने वाला है। देखिए, पहले हम ये समझते हैं, डिप्थेरिया का जो टीका होता है, डिप्थेरिया के नाम पे आपको लगाया जाता है, वो डिप्थेरिया से आपको बचाता है, जो कि एक जीवाणु संक्रमण है। तो डिप्थेरिया जो है वो एक वायरस के द्वारा होने वाला एक रोग है, ठीक है, ये एक चीज़ है, समझने वाली बात है। तो डिप्थेरिया वैक्सीन इज़ अ शॉट दैट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट डिप्थेरिया विच इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है, दैट कॉजेज सीवियर इन्फ्लेशन इन द नोज एंड थ्रोट। तो ये बैक्टीरियल है, वायरल नहीं है, माफ़ करिएगा, वायरल निकल गया मुँह से। ये डीपीटी जो है, डिप्थेरिया, पर्टूसिस, ये और जो ये वूपिंग कफ है, टेटनस, ये तीनों के तीनों आपके बैक्टीरिया से यानी जीवाणु से होने वाले रोग हैं। और पर्टूसिस को वूपिंग कफ भी कहा जाता है। वूपिंग कफ का मतलब हो गया आपकी काली खांसी। तो कभी कभी सवाल देखिए ये भी पूछा गया है कि काली खांसी या वूपिंग कफ किस रोग को कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पर्टूसिस पी। फिर आपका जो डिप्थेरिया के नाम पे आपको टीका लगाया जाता है, वैक्सीन लगाई जाती है, वो असल में तीन तीन रोगों से, बैक्टीरिया जनित तीन तीन रोगों से बचने के लिए एक साथ आपको टीका लगाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं डीपीटी वैक्सीन। टी से टेटनस, पी से पर्टूसिस, जिसको हम वूपिंग कफ भी कहते हैं, वूपिंग कफ मतलब काली खांसी, और डी से मतलब हो गया डिप्थेरिया, ठीक है। इन तीनों से आपको एक साथ बचाता है। अब हम ये समझ लेते हैं कि टॉक्सॉइड वैक्सीन है क्या, बाकी आप इसको पढ़ लीजिएगा डाउनलोड करके। देखिए, टॉक्सॉइड वैक्सीन का मतलब ये है कि कोई वैक्सीन है और उस वैक्सीन में से, मतलब जैसे कोई मान लीजिए आपको बैक्टीरिया से मुझे बचाना है, ठीक है, तो उस बैक्टीरिया से हमने, उस जिंदा बैक्टीरिया से हमने कुछ केमिकल लिया और उसको टीका के रूप में बना दिया। अब ये टीका आपके शरीर में लगा दिया, तो इसका काम ये होगा कि मान लीजिए डिप्थेरिया, पर्टूसिस और टेटनस का जो आपके शरीर में टीका लगा है, इसमें से कोई भी एक बैक्टीरिया जनित रोग आपके शरीर में आ गया, टेटनस का बैक्टीरिया आपके शरीर में आ गया, तो ये जो आपने पहले से टीका लगाया हुआ है, ये उस बैक्टीरिया या उस जीवाणु को नहीं मारेगा। उस जीवाणु या उस बैक्टीरिया से उत्पन्न जो केमिकल होता है, जो आपके लिए हानिकारक है,
उस हानिकारक तत्व को मारेगा। तो मतलब आपके शरीर में घुस गया टेटनस का बैक्टीरिया, मान लीजिए आपको जंग लगे हुए लोहे से कट गया था और आपने ध्यान नहीं दिया। बहुत सारे लोग गांव में ध्यान नहीं देते हैं, पानी से धो के आगे बढ़ जाते हैं, जबकि उनको एक बार स्प्रीट वगैरह सिवलॉन लगा के अच्छे से ध्यान देना चाहिए। और मान लीजिए गलती से दुर्भाग्यवश किसी के शरीर में टेटनस का बैक्टीरिया चला गया, लेकिन उन्होंने खुशकिस्मती थी कि डीपीटी की वैक्सीन लगाई हुई थी या टेटनस का इंजेक्शन लगाए हुए थे वो। तो टेटनस का टीका क्या करेगा, वो इस बैक्टीरिया को पहचान लेगा कि अच्छा ये तो टेटनस वाला जीवाणु मेरे शरीर में आ गया, और ये बैक्टीरिया आपको जो हानिकारक केमिकल आपके शरीर में उत्पन्न करेगा, रसायन उत्पन्न करेगा जिससे कि वो चारों तरफ फैल सकता है, इस रसायन पे अटैक करके वो टीका निष्क्रिय कर देगा। तो बैक्टीरिया रहे कोई बात नहीं, तुम रहो हमारे अंदर मौजूद, वैसे भी समय के साथ तुम खत्म कर दिए जाओगे, लेकिन तुम्हारा जो हानिकारक केमिकल और रसायन मेरे शरीर में आ रहा था वो मैं नहीं फैलने दूंगा। इस बात की गारंटी कौन लेता है, जो टीका आपने अपने शरीर में लगाया हुआ है। कुल मिला के बात यही है। बाकी जो है इसमें चीज़ें जो भी लिखी हुई हैं इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा ये भी बताया हुआ है कि डिप्थेरिया क्या है। तो डिप्थेरिया किसी को भी हो जाता है तो नाक और गले में बहुत गंभीर सूजन पैदा हो जाता है। एक सवाल ये है केमिस्ट्री से, देखिए इस तरह के भी सवाल आते रहते हैं। ये भी पिछले साल का सवाल है कि लाफिंग गैस इनमें से कौन है, आपको ये बताना है। या निम्नलिखित में से किसे हास गैस या लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को ही हम लोग लाफिंग गैस कहते हैं। अब लाफिंग गैस अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो टीयर गैस भी समझ लेते हैं। अक्सर आप देखते होंगे कि कभी दंगा वाला कहीं पे माहौल हो जाता है या फिर धरना प्रदर्शन होता है, तो उसमें पुलिस जो है वो टीयर गैस यूज़ करती है। तो टीयर गैस लाफिंग गैस की तरह कोई एक गैस का नाम नहीं है। लाफिंग गैस में तो आपने कह दिया नाइट्रस ऑक्साइड है, समझ गए आप। टीयर गैस में ऐसा नहीं है। टीयर गैस में 5-6 तरह के गैस होते हैं, लेकिन आपको सबका नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ उन गैस का ध्यान दीजिए जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है या फिर मोस्ट कॉमन मतलब अधिकतर समय उसका प्रयोग किया जाता है। तो उसमें 2 ऐसे हैं टीयर गैस जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। 2 तरह के इस तरह के हैं, आपको पता होना चाहिए। एक आपका है क्लोरोपिक्रीन, ठीक है। क्लोरोपिक्रीन आपको पता होना चाहिए। ये जो टीयर गैस है ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है, मतलब इसमें ये तेज गंध वाला एक आंसू गैस है जो उत्तेजक पदार्थ जो सांस के साथ अंदर जाने पर आंखों में जलन पैदा करता है। तो आंखों में जलन पैदा होगा तो अगर आप पथराव करना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो आंख खुलेगी नहीं, तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप पीछे हटने की कोशिश करेंगे, दूर भागेंगे। तो क्लोरोपिक्रीन का नाम आपको पता होना चाहिए। और एक क्लोरोएसिटोफिनोन का प्रयोग होता है। क्लोरोएसिटोफिनोन का प्रयोग जल्दी नहीं किया जाता है, लेकिन जब दंगा नियंत्रण के लिए इस्तेमाल होता है तो आँख, मुंह, गले, फेफड़े और त्वचा सब में जलन पैदा कर देता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा घातक कैटेगरी में आता है टीयर गैस। तो क्लोरोएसिटोफिनोन का प्रयोग जब बिल्कुल दंगा वाली स्थिति हो जाती है तब किया जाता है, क्योंकि आपके सिर्फ आँखों में जलन नहीं पैदा करेगा जो क्लोरोपिक्रीन कर रहा है, बल्कि आँख, मुंह, फेफड़े, गले, स्किन, मतलब हर तरफ से आपको नुकसान करने का इसमें चांस रहता है, मतलब जलन पैदा कर देता है काफ़ी जगह पे। तो क्लोरोपिक्रीन और क्लोरोएसिटोफिनोन ये 2 आप याद रखिएगा। टीयर गैस में अधिकतर जो सवाल पूछे गए हैं उसमें क्लोरोपिक्रीन से ही आपका काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी मान लीजिए थोड़ा और आगे बढ़ के यही सवाल पूछ दे कि दंगा नियंत्रण के लिए किस तरह का टीयर गैस का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोएसिटोफिनोन। तो यहाँ तक अपना साइंस हम लोगों ने देख लिया। कई पार्ट में देखेंगे तो गहराई से चीज़ें आप लोगों को समझ में आएगी। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।